बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। खतूत की सियासत जो है वो पंजाब के अंदर चल रही है। आज हमने देखा है कि स्पीकर पंजाब असम्बली सत्तान खान ने मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि जो गवर्नर साहब ने मेरी जो रूलिंग थी कल की, जो उन्होंने मुस्तरद किया था, उसको उसके हवाले से दोबारा से ख़त जो है वो गवर्नर को अरसाल कर दिया है, जिसके अंदर आर्टिकल 235 और आर्टिकल 209 का तज़किरा किया गया है। और उन्होंने कहा है कि उससे पहले जो गवर्नर साहब ने एक इजलास बुलाने के हवाले से आर्टिकल 137 जो उसकी सबसेक्शन है, उसके तहत जो उन्होंने एक ऑर्डर दिया था या इजलास तलब किया था, उसकी ज़रूरत नहीं थी। वो इलीगल और गैर आइनी था, क्योंकि इजलास जो है ऑलरेडी पंजाब असम्बली का चल रहा था। और उन्होंने कहा है कि जो गवर्नर साहब ने एक डायरेक्शन दिया या मुस्तरद किया है मेरी रूलिंग को, उसका आज मैंने दोबारा से उनको जवाब दिया है। कल तक ये ख़बरें आ रही थी कि गवर्नर जो हैं वो परवेज़ इलाही साहब को गुज़िश्ता रात 12 बजे जो है वो डी नोटिफाई कर देंगे, क्योंकि 20 तारीख को उन्होंने उनको कहा था कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। और ज़ाहिर है कि एक दिन के अंदर, यानी जब वो दिन ख़त्म हो जाता है, तो बताया जाता है कि सीएम को डी नोटिफाई किया जाता है। ताहम अभी तक ऐसा कोई फ़ैसला जो है वो गवर्नर साहब ने नहीं किया। और वहाँ पे उनकी जो वफाकी हुकूमत की लीगल टीम है, उसमें मुशावरत जो है वो अभी तक जारी है। दूसरी जानब हमने देखा है कि गवर्नर हाउस के बाहर जो है आज पीटीआई के वर्कर्स ने, उनकी जो लीडर्स हैं, उन्होंने शदीद एहतजाज किया उन्होंने, और गवर्नर को भी तनकीद का निशाना बनाया, वफाकी हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। अवाम की जो आवाज़ है, अवाम जो है वो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। और पीडीएम की सारी जमातें जो हैं बशमूल पीएमएलएन, वो इलेक्शन से भागना चाहते हैं, जो कि हम उनको भागने नहीं देंगे। आज स्पीकर पंजाब असम्बली ने यह भी कहा कि ये जो असम्बलियाँ तहलील करने का मामला, जो कल जिसकी तारीख दी थी इमरान खान साहब ने 17 को, यानी 23 तारीख को, वो अब जनवरी के पहले हफ्ते तक जा सकता है। चूँकि इस वक्त असम्बली के अंदर बाकी मामला जो हैं, यानी सीएम की जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से जो इस वक्त तहरीकें पड़ी हुई हैं, उसको निपटाने के बाद ही असम्बली को तहलील करने के हवाले से कोई फ़ैसला जो है वो किया जाएगा। कौमी असम्बली में भी मामला जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब के ख़त का जवाब दिया। और उन्होंने कहा है जी कि तमाम अरकान को आइन के मुताबिक जो है वो बज़ात ख़ुद पेश होना होगा। अपनी हैंड राइटिंग में जो है आपने इस्तीफ़ा जो है, यानी अरकान ने इस्तीफ़ा जो है वो कौमी असम्बली के स्पीकर को देना होगा, जो कि मामला अभी तक पीटीआई के जो अरकान हैं वो पेश नहीं हुए। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। जो लीगल इसके एस्पेक्ट है, ख़ासकर पंजाब में इस वक्त जो सियासी और आइनी बहरान पैदा हुआ है, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बार एसोसिएशन के सदर हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैरी साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये काइंडली बताएं कि जिन रूल्स का तज़किरा किया आज स्पीकर पंजाब असम्बली ने 235 और 209 का, क्या वो बात दुरुस्त कर रहे हैं, या गवर्नर साहब जो आर्टिकल 137 के तहत जो उन्होंने कहा जी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो आप लें, वो मामला जो है दुरुस्त है? दोनों में से कौन सी जो आइन की जो और कवानीन की जो शिकें हैं वो सही इस मामले के ऊपर उसकी तशरीह कर रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो प्रिवेल करते हैं और एनी रूल्स या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और समथिंग, क्योंकि द सुप्रा लॉ, द सुपीरियर लॉ इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन के पाकिस्तान में आपने खुद फरमाया आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 है, जिसके तहत गवर्नर कह सकता है चीफ मिनिस्टर से कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, लेकिन उसके लिए इसके एक शर्त है कि वो उस वक्त तक नहीं कहेंगे जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं है कि वो अपनी मेजॉरिटी मेंबर्स के कॉन्फिडेंस खो चुके हैं। तो अभी तक ये बात कोई सामने नहीं आई है, ना मैंने कोई ऐसी चीज़ देखी जिसमें उन्होंने कहा ये बात के बावर कराया हो चीफ मिनिस्टर के कि उनकी ओपिनियन, उनकी सेटिस्फेक्शन ये हुई है, ये जिस तरह से भी ऑब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन ये हुई है कि लेकिन गवर्नर तो ये कह सकते हैं ना कि मैं मुतमईन नहीं हूँ। मतलब वो तो गवर्नर कहेंगे कि मैं
गैर मुतमईन हूँ, लिहाजा आप जो है वो इतमाद का वोट लें, मुतमईन सिंपल इज गैर दिस। मुतमईन का इशू नहीं है, वर्ड यूज हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में सेटिस्फेक्शन, और उसको कोर्ट्स ने मुख्तलिफ केसों में इंटरप्रेट किया है। जी सेटिस्फेक्शन ये नहीं होती कि जी मैं मुतमईन नहीं हूँ, मुतमईन होना नहीं होता, उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो कोर्ट्स देख सकती हैं बाद में अगर ये चैलेंज होता है, जी जिसके अंदर उनको दिखाना होगा कि उनके पास ऑब्जेक्टिवली उनके पास ऐसी प्रूफ था या उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन थी मुसद्दका जराए से या उनको किसी उस तरह से कि उन ये अपने जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं ये अपने कॉन्फिडेंस खो चुके हैं मेजॉरिटी का, ये कोई चीज़ सामने नहीं आई है, तो ये जो इत्मीनान या मुतमईन होने की बात नहीं है। दूसरी बात ये है लेकिन कि उन्होंने तो तीन देखिए रीजन, सॉरी सॉरी जुबैर साहब, उन्होंने तो जो तीन रीजन उसके अंदर उठाए थे, उसमें एक उन्होंने ये कहा था कि हसनैन दरेशिक जो हैं वो पार्टी से नाराज है, यानी वो काबीना से भी उन्होंने मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। दो तीन उसके अंदर उन्होंने दोबारा चोई शुजात साहब का और परवेज़ इलाही साहब के आपस में मामलात जो हैं वो ठीक नहीं है, इस तरह की दो तीन नुकात जो हैं वो उन्होंने उठाए तो थे अपना जो वो राइटिंग में जो उन्होंने कहा था उसको चीफ मिनिस्टर अनफॉर्चुनेटली को। जी अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल ये कोई नहीं है, जो ओनली कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है कि वो सेटिस्फाइड हों ऑब्जेक्टिवली कि इनको मेंबर्स की कॉन्फिडेंस, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स की कॉन्फिडेंस ये खो चुके हैं ठीक। कि वो इस पार्टी में उनके आपस में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या एक आदमी ने रिजाइन कर दिया। आपको पता है मंजूर भट्टू का केस यही था, उनके जो गवर्नमेंट उन्होंने जो गवर्नर थे उस जमाने को, उन्होंने यही कहा था कि आपकी कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया, तो कोर्ट ने कहा रेजिग्नेशन मुख्तलिफ मुल्कों के केसों के हवाले देते हुए कि अगर सारी कैबिनेट भी रिजाइन कर दे, ये कहीं नहीं शो होता कि जी मेजॉरिटी ही इज लॉस्ट द मेजॉरिटी कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स, तो ये रेजिग्नेशन वाली बात गई। फिर उनके आपस में उनकी चौधरी शुजात साहब से कभी, तो ओनली सेट अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि ही हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द असेंबली, ठीक। ये उनको दिखाना है, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहे हैं तो ये है, बाकी कहने को तो आप जो चाहे कह सकें। फिर देखिए ये तो कोई गवर्नर राज तो लग नहीं रहा कि वो ये चीजें कहें, अगर ये वो भी उनको रिपोर्ट देनी होगी सदर पाकिस्तान को, अगर अगर वो गवर्नर राज की बात करते हैं जो आर्टिकल 234 बात करता है, और ये साबित करना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो ब्रेक डाउन हो गई है पंजाब के अंदर। तो ये बड़े इनके ऊपर बड़ा भारी एक बोझ है और एक बार है जिसको उन्होंने क्रॉस करना है, कि ये करने के लिए, दिखाने के लिए कि जी ये इस तरह से हुआ। फिर आपने बात की रूल्स 209 और 235 की। 209 ए है एक्चुअली, जिसके अंदर जी रूलिंग जो देता है वो स्पीकर देता है, स्पीकर अपने रूलिंग देता है और वो बाइंडिंग होती है। और तो अगर कोई चीज रूल्स में प्रोवाइडेड नहीं है, जो रेजिडुअल पावर्स होती हैं स्पीकर उनको फिर इंटरप्रेट कर सकता है, वो है रूल 235। तो देखिए जो मेन इशू जो आ रहा है कि गवर्नर के पास क्या इख्तियार है कि वो इस रूलिंग को रद्द कर दे। गवर्नर हमारा एक एग्जेक्टिव पावर्स गवर्नर के पास नहीं है, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट। तो गवर्नर की कहाँ लिखा हुआ है आइन के अंदर ये? दूसरी So बात, एक if चीज there जो is और if there is a problem, if there is a problem with the ruling of the speaker, जो भी grief party है, then they have to approach the court, उनको कोर्ट में जाना मेरे ख्याल होगा। देखिए जी उसके अंदर भी देखिए उसके अंदर भी हमारा एक व्यू हुआ करता था कि आर्टिकल 69 की वजह से वो नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने देखा वो सूरी साहब का जो नो कॉन्फिडेंस मूव पे जो उनकी रूलिंग थी वो सक्सेसफुली मुखालिफ पार्टी ने, दूसरे लोगों ने, दूसरी पार्टीज ने चैलेंज की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और कोर्ट ने इंटरवीन किया उस पर और डिक्लेयर किया कि रूलिंग जो थी सूरी साहब की उस नो कॉन्फिडेंस मूव के बारे में वो गलत थी। तो ठीक। देखिए ये आर्टिकल जबकि 69 है, कोर्ट ने उसको कहा नहीं, अगर कोई चीज या कोई रूलिंग आइन से मुतसादिम है तो फिर उस पे सो इट मीन्स कि केस ये जो इत्तेहादी वफाकी हुकूमत है जो ये सारा या जो उनको हटाना चाह रहे हैं, जाहिर है कि PMLN है, बाकी जो लोग हैं जो इस वक्त मुशावरत भी कर रहे हैं गवर्नर हाउस में, अगर उनको कोई इस पे रिलीफ लेना होगा तो दे हैव टू अप्रोच टू द कोर्ट इनफैक्ट। मेरा व्यू ये है कि उनको उनको कोर्ट ही जाना होगा, क्योंकि वो इंटरप्रेट करेंगे, लेकिन ये खुद अपना जो कल से बातें हो रही थी कि नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा उनको डी नोटिफाई कर देंगे, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं पावर नहीं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ जिसको एक बड़े सोचने की बात है कि आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 में लिखा हुआ है गवर्नर कहेंगे उनसे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें अगर उनकी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि वोट नहीं है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस प्रोवाइडेड नहीं है। उसके बरक्स 130 आर्टिकल 130 से जिसमें नो कॉन्फिडेंस मूव होती है उसमें प्रोवाइडेड है कि जी अगर वो नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन पास हो जाती है तो चीफ मिनिस्टर विल सीज टू होल्ड ऑफिस। तो लेकिन इनके यहाँ रूल्स हैं असेंबली के, उसमें एक रूल 22 है, सब रूल 7, उसके अंदर वो कहते हैं कि अगर गवर्नर उनसे कहता है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें और वो नहीं लेते तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा, डीम होगा कि वो
मेजॉरिटी की, अक्सरियत की सपोर्ट खो चुके हैं। लेकिन उसमें भी देखना होगा, देखें जब इशू आ रहा है, अभी जो डिस्प्यूट चल रही है कि अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के उन्होंने रिफ्यूज तो किया नहीं है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने से। बात जो अभी हो रही है कि आया ये सेशन, इस सेशन में ही इसको टेबल किया जा सकता है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इस चलते हुए सेशन में लेना होगा, या ये सेशन प्रोग होगा, उसके बाद दूसरी सेशन कॉल होगा स्पेसिफिकली बाय द गवर्नर इस मकसद के लिए कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। तो मेरा व्यू ये है कि अभी तो रिफ्यूजल आया ही नहीं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लेने का। तो अगर ये कौन बात डिसाइड करेगा कि ये जो चलता हुआ सेशन है, ये जब तक मतलब इसको प्रोरोग नहीं होता, नया सेशन आएगा, तो देन इट वुड बी, सो ये स्पीकर हैज टू कॉल इट ऑफ। गवर्नर के पास पावर है, और गवर्नर के पास पावर है आर्टिकल 109 में, वो जी। इजलास बुला भी सकते हैं और वो इजलास को मौखर कर सकते हैं, माने उसको प्रोग कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है गवर्नर जो पावर एक्सरसाइज करता है वो आर्टिकल 105 के तहत होता है। एग्जीक्यूटिव पावर चीफ मिनिस्टर के पास होती है, कुछ पावर्स होती हैं डिस्क्रेशनरी, वो प्रेसिडेंट या चीफ गवर्नर के पास हो सकती हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइंड होती हैं। लेकिन इधर यहाँ एक डिबेट फिर उठेगी कि गवर्नर जब बुलाता है सेशन, वो भी चीफ मिनिस्टर की तरफ से या सेक्रेटेरिएट से रिक्वेजिशन जाती है, तो फिर गवर्नर कॉल करता है, जैसे प्रेसिडेंट कॉल करते हैं नेशनल असेंबली का सेशन, लेकिन समरी वगैरह वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से या जो उसका तरीकाकार है उससे जाती है। तो यहाँ भी यही होता है, और प्रोग करने की भी समरी जाएगी गवर्नर साहब के पास, वो करेंगे, कॉल भी वही करेंगे और प्रोग भी, और ये सेशन जो है ये भी गवर्नर साहब ने ही कॉल किया हुआ है जो चल रहा है अभी। तो डी नोटिफिकेशन वाला मामला तो वैसे भी आज जो है वो अगर होता मैं तो कहता हूँ रात। डी नोटिफाई लीगली डी नोटिफाई नहीं हो सकता। ये इस डी नोटिफाई कैसे आप करेंगे? हाँ, अगर वो रेजोल्यूशन पास हो जाती है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस खो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा वो जाएंगे, लेकिन प्रोवाइडेड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन उसका इफेक्ट यही होगा कि वो नहीं, फर्ज करें गवर्नमेंट आज नई इलेक्ट होती है और वो एक आदमी नॉमिनेट करते हैं एक साहब को कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, वो नहीं ले सकते, तो गवर्नर कैन कॉल एनीबॉडी एल्स के दूसरा आदमी जाके कोशिश कर ले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की। अच्छा जुबैर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप, चूंकि आज स्पीकर पंजाब असेंबली जो है वो भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है जी कि अब ये जो मामला असम्बलियों को तहलील करने का है वो तो अब जनवरी के पहले हफ्ते तक जाएगा, बिकॉज ये जो इस वक्त वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले मामला जो हैं ये चूँकि असम्बली के अंदर आ चुके हैं, ये जब तक तय नहीं होते तो दूसरा मामला नहीं उठाया जा सकता। सो इट मीन्स कि जो कल की डेट थी उससे तो हम ज़ाहिर है कि ऑटोमेटिकली वो अब जनवरी में दूसरे महीने में, ये जब तक ये मामला तय नहीं होता उस तक ये अब असेंबली टूट नहीं सकती। अजीब सी बात है कि एक दिन के अंदर कहा गया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये प्रोविजन नहीं है, लेकिन रीजनेबल पीरियड होना चाहिए। मतलब कि आप देखिए अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता उसका रीजनेबल पीरियड, ये थोड़ी होता है एक दिन में आप कर लें। और जबकि नो कॉन्फिडेंस मूव आई है, और नो कॉन्फिडेंस मूव जब तक आई है और वो टेबल नहीं होती या विड्रॉ नहीं होती और नाकाम नहीं होती, उस वक्त तक चीफ मिनिस्टर एडवाइस भी नहीं कर सकते गवर्नर को डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। सर ये तो आइन के अंदर प्रोवाइडेड है। अच्छा, अब जो कौमी असम्बली का जो मामला है वो भी पीटीआई के लोग कहते रहे जी कि हम तो वहाँ पे ऐलान करके आ गए थे। आइन के अंदर ये है कि आपने, एक तो वो ये कह रहे हैं कि एवरी मेंबर हैज़ टू गिव अ रिजिग्नेशन इन राइटिंग, यानी अपनी हैंड राइटिंग में, और नीचे साइन होना चाहिए और स्पीकर के पास जाके उनको पेश भी होना चाहिए, जिसको कि अभी तक पीटीआई ने ऐसा कोई काम नहीं किया। अब वो यानी एक उसके अंदर जाना चाह रहे थे कलेक्टिवली, जिसको स्पीकर ने उनको ये कहा है जी कि आप दोबारा से आएँ, लेकिन वन बाय वन एवरीबॉडी हैज़ टू कम, ताकि ये मालूम हो सके कि क्या किसी को प्रेशराइज तो नहीं किया जा रहा है रिजिग्नेशन करने के लिए। देखिए मैं तो समझता हूँ अगर रिजाइन कर दिया, रेजिग्नेशन स्पीकर की सवाबदीद है, वो एक्सेप्ट करें और वो उनके ऊपर है। लेकिन अगर वो देखना चाहते हैं तो उसमें कोई हर्ज तो नहीं है, मतलब कि अगर वो देखना चाहे कि आदमी अपनी मर्जी से इस्तीफा दे रहा है तो ये उन्होंने कहा भाई। लेकिन आप देखिए कि इस्तीफा तो उन्होंने तो इन पहले दे मेंबर्स दिया। को तो चाहिए नहीं था कि दे शुड हैव बीन अपीयरिंग बिफोर द स्पीकर नेशनल असेंबली। अब इतना 8 महीने अगर जो मैं तो समझता हूँ अगर वो कह रहे हैं तो वो इन ब्लॉक जाके उनको कहें अपने रेजिग्नेशन लेटर्स लेके कि लेकिन देखिए इशू ये है, उनका कहना ये है, जो दूसरे लोग हैं जहां तक मैंने सुना टीवी चैनल्स में और आपके उससे, कि उनका कहना है कि जी हम तो ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं, पिछले स्पीकर जो थे उनको हम दे चुके थे रेजिग्नेशन, तो आप उन्हें एक्सेप्ट करें। आप देखिए 11 लोगों के उन्होंने एक्सेप्ट किया। मुझे नहीं पता इन 11 लोगों के जिनके लर्नेड स्पीकर ने, ऑनरेबल स्पीकर ने वो एक्सेप्ट पीयर हुए हैं या नहीं हुए नहीं मुझे नहीं मालूम। उन्होंने सुना था एक्सेप्ट किया जो टीम में चला था, मुझे नहीं मालूम उस केस में भी हर इंडिविजुअल 11 लोगों को उन्होंने अलग अलग बुला के उनसे पूछा कि आपने अपनी मर्जी दी। मेरे इनमें नहीं है, वो आप बेहतर जानते हैं या हम मालूम करें कि उनके 11 केसों में क्या हुआ। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी नहीं है। हो सकता है आप मालूम करें कि उनके 11 वो एक्सेप्ट हुए, वो अभी मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली के
या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन सुना था कि 11 के उन्होंने एक्सेप्ट किए थे जी। तो अब ये मामला जो है, ये मतलब ये भी अभी यानी लग ऐसे रहा है कि जो आईनी और कानूनी मामलात हैं, उनको सियासी रंग दे के दोनों जानब से चीज़ों को डिले किया जा रहा है, या कोई सियासी मफादात जो भी हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उनको अचीव करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मुझे नहीं मालूम, मैं सियासत मुझे नहीं मालूम उनकी अपना क्या है, लेकिन जो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि देखिए हमारा आइन है, हमें रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें रहना है। हमें एक ठीक। आइन के हम सब पाबंद हैं, ताबे हैं। आइन कहता है कि जी अगर मैं चीफ मिनिस्टर हूँ या कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, वो एडवाइस करना चाहता है गवर्नर को डिसोल्यूशन की, तो वो डिसॉल्व हो जाएगी। ये उसकी उसकी सवाबदीद है। उसको वो किस तरह से इख्तियार करता है, वो उनको चैलेंज करता है। आप उसको रोकना चाह रहे हैं, आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस गवर्नर से कह दिया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस आपने मूव कर दी क्योंकि जिस पीरियड में नहीं हो सकता। इस मामले का हल इनको आपस में बैठ के तय करना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ पाकिस्तान इन लड़ाइयों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और हम लोग जिस हाल में हैं, मेरी तो दरख्वास्त इन सब से ही है यस, कि जी वी आपस में विश बैठे, वी विश कि ये इन आप चीज़ों को बैठ समझें, बट आई थिंक और इस वक्त सियासत तो काम ही यही है कि आपस में बैठ के, ताकि ना असेंबली का काम भी तो होती है, एक गवर्नमेंट होती है, ऑपोजिशन होती है, लेकिन आपस में बातचीत तो करते रहते हैं जी। ऑपोजिशन का मतलब होता है कि वो गवर्नमेंट को चेक रखे, लेकिन यहाँ अगर आपने बात ही नहीं करनी एक दूसरे से, तो फिर तो पार्लियामेंट, उसका क्या मकसद रह गया सर। यूर राइट। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आबद ज़ुबैरी साहब। आप सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। नाज़रीन हमारे साथ थे, और जो इसके आइनी और कानूनी पहलू हैं इस वक्त जो पंजाब के अंदर जो कुछ हो रहा है, उसके ऊपर सिर हासिल जो उन्होंने अपना ओपिनियन जो है हमसे शेयर किया है। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम पंजाब की जो सूरत हाल है, उसकी आइनी और कानूनी जो हैसियत है, उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब। आप मरकज़ी रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि 23 की जो डेट खान साहब ने दी थी, वो तो अब टेक्निकल वजूहात उसके सामने आ गई हैं, और अब आज स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा है मीडिया को कि ये मामला जो असम्बली को तहलील करने के हवाले से था, ये अब जनवरी के पहले हफ्ते तक जा सकता है। वो भी तब ये सारा मामला जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस का जो है वो ख़त्म हो जाए, तब जाके। तो इट मीन्स कि आप लोगों का जो प्लान था वो तो अभी नाकाम होता हुआ दिखाई देता है। देखें भाई साहब, हमें तो ये पहले दिन से पता था कि इनके जो यू टर्न्स हैं वो ऐसे ही चलते रहेंगे। आप नॉर्मली इनको देखें कि पिछले 2-3 महीने में जितने यू टर्न्स इस पीडीएम की गवर्नमेंट ने लिए, जो कहते थे ना केपी और पंजाब की असेंबली तोड़े, देखिए तोड़ते क्यों नहीं है, फिर कहते तोड़ के दिखाएं हम फॉर इलेक्शन करवा देंगे। उसके बाद 10 दफा इन्होंने स्टेटमेंट चेंज करके आज इस बस पे आ गए कि जी नहीं तोड़ने देंगे और नहीं इलेक्शन करवाएंगे। अब ये देखिए कि ये हमें अंदाजा था कि हम कोई भी डेट दे दें। मुझे किसी ने कहा जी कि खान साहब ने 1 हफ्ते का टाइम क्यों दिया? अगर हम 1 हफ्ता ना भी देते, हम जो भी टाइम देते, हम 17 दिसंबर को भी ऐलान करते, इन्होंने तभी 18 की सुबह ये तहरीक के पहले एतमाद और फिर अदम एतमाद जमा कराएंगे। अब आपके नॉलेज में है कि अदम एतमाद की जो तहरीक है वो आज की डेट में जमा हुई है। नॉर्मली मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम 10 से 12 दिन तक स्पीकर इसको अपने पास रख सकता है और फिर वो अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग करवा सकता है। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये अगर आज की डेट में आई है तो मंडे से ही एप्लीकेबल हो जाएगी। मैं नहीं समझता वैसे कि सप्तान खान साहब या स्पीकर साहब इसको जनवरी तक लेके जाएंगे। वो अगले हफ्ते किसी भी टाइम अदम एतमाद की तहरीक के लिए ऑपोजिशन जो कि नून लीग नहीं, बट ये तो स्पीकर साहब ने खुद कहा है ना, हम तो नहीं कह रहे। वो तो खुद कह रहे थे कि जी वो आप वाली बात है बिल्कुल कि ये प्रोसीजरल डिले होगा। प्रोसेस को तो आपने एग्जॉस्ट करना है जी। वो ये कहा कि जी ऐसा हो सकता है, नॉट लाइकली ऐसा होगा। ये भी हो सकता है कि दिसंबर के लास्ट वीक में हो जाए, ये हो सकता है कि जनवरी फर्स्ट वीक में, लेकिन जो कानून कहता है मिनिमम 3 डेज मैक्सिमम 10 से 12 दिन के अंदर उसको उन्होंने फारिग करना है। सो वो किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। वंस अदम एतमाद की तहरीक जब सेटल हो जाती है उसके बाद ऑटोमेटिक समरी गवर्नर के पास चली जाएगी और असेंबली टूट जाएंगी। बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि इस वक्त कोई एक कम से कम जो ऑपोजिशन की जमात है, पंजाब में ऑपोजिशन की जमात और फेडरल में जो गवर्नमेंट है, वो अवाम के पास जाने को तैयार किसी भी तौर के ऊपर नहीं है, किसी भी जगह। चाहे वो कराची के बाई इलेक्शन हो, चाहे इस्लामाबाद के बाई इलेक्शन हो, चाहे केपी के इलेक्शन हो, आप ये पाकिस्तान पंजाब असेंबली के इलेक्शन हो, वो कम से कम इस अवाम के पास अपने जो है ना वो मैंडेट लेने के लिए तैयार नहीं है। अब जो टेक्निकल इशूज है उनके साथ है। अब गवर्नर क्या नोटिफाई करता है, क्या नहीं नोटिफाई करता, ये जो हवस की और ताकत की दौड़ है, इसमें अब एक
पॉलिटिकल जमात या बल्कि 11 पॉलिटिकल जमातें इतनी एक अंधी हो चुकी हैं कि वो किसी भी लेवल तक जा सकती। गवर्नर डी नोटिफाई कर देगा। ये पाकिस्तान की तारीख में कोई प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन जहां राना सनाउल्लाह जैसे वजीर दाखिला हो और वो स्पोक्स पर्सन हो। आज मैं देख रहा था कि शायद वो गवर्नर हाउस के बाहर खड़ा कह रहा था कि जी टेक्निकली तौर पे वजीला फारिग हो गया, अब तो से डी नोटिफिकेशन। यानी कि पाकिस्तान का कानून अगर उसकी तशरीह राना सनाउल्लाह जैसे लोगों ने करनी है, जो कि खुद जिनका पास्ट क्रिमिनल बैकग्राउंड जो है वो इस चीज की मताजी करता है कि मतलब वो इंटीरियर मिनिस्टर बनने के काबिल नहीं, वो हमें बताएगा कि ये तो डी नोटिफाई। आई मीन दिस इज जस्ट अ जोक। लेकिन उन सब आप लोग देखें, आप लोग जैसे कहते हैं कि पीटीआई जो है उसकी काफ़ी पज़िराई है आवाम के अंदर, पॉपुलर जुमात है, तो आप लोगों को क्या मसला है अगर 4 महीने 3 महीने बाद भी इलेक्शन हो जाए? तो आई डोंट थिंक कि कोई बहुत बड़ा फ़र्क इससे पड़ेगा। बट द प्रॉब्लम इज़ कि इस वक्त आए दिन जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं उससे मईशत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर। अभी भी खान साहब आज भी जो खिताब उन्होंने किया है वो उनका ज़्यादा फोकस ही मईशत पे था, एंड राइटली मईशत के हवाले से वो बात कर रहे थे। जो आम आदमी बेचारा बिल्कुल पिस के रह गया है। लेकिन मसला ये है कि ये हाथियों की जंग में घास जो है ना वो पिस रहा है। आप एक तरफ आप लोग हैं, दूसरी तरफ ये इत्तेहादी हुकूमत है। अच्छा देखें, ये तो अब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान में जो सियासी स्टेबिलिटी है या जो इस्तेकाम है उसी से डायरेक्टली हमारी मईशत और मईशत का जो इस्तेकाम है वो रिलेटेड है। तो इस्तेकाम लाए ना, आप लोग इस्तेकाम लाने के लिए कुछ करें। अगर आप थोड़ा सा 2 मिनट टाइम दें, अगर 8 महीने में इन लोगों के पास इस्तेकाम लाने के लिए कोई प्रोग्राम, कोई सोच, कोई विजन नहीं था, तो फिर अगले 8 महीने भी कुछ नहीं हो सकता। आपको ये चीज थोड़ा क्लैरिटी के साथ समझ लेनी चाहिए। वहीद साहब, हम 8 महीने बर्दाश्त कर जाएंगे। हम 8 महीने पिछले भी बर्दाश्त कर गए, हम 8 महीने और भी बर्दाश्त कर जाएंगे। हमने जेलें भी भुगत ली, हमने FIR भी भुगत ली, हमने कातलाना हमले भी भुगत ली, हम बर्दाश्त कर जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की आवाम शायद इनको और 8 महीने बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आप समझते हैं कि इस वक्त हमारी खामोशी से ये मुल्क वापस अपने कोर्स के ऊपर आ जाएगा, जैसे पिछले साल इस साल मार्च में जिस जगह पे ये हुकूमत पाकिस्तान खड़ा था, तो वेरी परफेक्टली फाइन, हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन ऐसा होने नहीं लगा। आप बता दीजिए कि 8 महीने में कोई एक प्रोग्राम, कोई एक ऐसा सोच जिसकी वजह से पाकिस्तान आगे बढ़ा। पाकिस्तान 10 कदम पीछे चला गया। आप 8 महीने छोड़े 20 कदम और पीछे चला जाएगा। पाकिस्तान के तो हालात ये है कि आपकी स्टॉक एक्सचेंज एक संभल ही नहीं। लेकिन वो देखिए, ये जो गवर्नमेंट है, आपको मालूम है कि सुबह शाम। एक चीज और, जी जी प्लीज। भाई साहब सिर्फ एक चीज बता दूं कि ये ऐसा काम नहीं है जो सिर्फ पूरी दुनिया में हो रहा है। यानी कोई दुनिया में रिसेशन नहीं है, ना कोई दुनिया की इकोनॉमीज जो है ना वो श्रिंक हो रही है। ये सिर्फ एक पाकिस्तान अकेला मुल्क है जिसके साथ ये हालात है। उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है। मैं आज अपना जो हमारे बैतुल माल के जो लोग हैं उनसे बात कर रहा था। आपको पता है 41 पनाहगाहें खोल के गए थे, सारी बंद हो चुकी है। किसी पनाहगाह के ऊपर कोई खाना, कोई रिहाइश, कोई कुछ नहीं है। जो कैंसर के मरीज बैतुल माल में जाते थे वहां कैंसर की पेमेंट्स खत्म हो गई हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं, सब कुछ रोल अप हो गया है सिर्फ एक शख्स की ख्वाहिश के ऊपर, क्योंकि उसको इमरान खान अच्छा नहीं लगता था। आज वो शख्स तो पता नहीं कहीं बैठा है या नहीं बैठा। पाकिस्तान की आवाम यकीनन बद्दुआएं उठा उठा के उस शख्स को कर रही होगी। देखें, आज इनको तो बुज़ुर्ग इल्जाम ठहराते नहीं है। आज ये कह रहे हैं जी कि आप लोगों ने लैंड माइंस बिछाई थी मईशत को तबाही के हवाले से, जहां पांव रखते हैं। ये पहले भी मैं अपने प्रोग्राम में ये सवाल उठा चुका हूं। वो सारी की सारी जिम्मेदारी अनफॉर्चुनेटली आप लोगों के ऊपर डालते हैं। और हमारे यहाँ सियासतदानों का मसला ये है कि वो जो भी नई गवर्नमेंट आती है वो पिछलों को जो है वो कोसना शुरू कर देती है, ताकि आवाम की जो अटेंशन है वो सारी की सारी डाइवर्ट हो जाए। और वो तो आप लोगों को कहते हैं कि आप लोगों ने IMF के साथ भी मामलात ख़राब कर दिए थे। आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनको इतना ज़्यादा नीचे ले आए थे कि वो पाइलअप होता रहा आपका ये सारा कर्जा जो है। अच्छा, इस तरह करते हैं सर, आप 2022 के मार्च के टोटल स्टैटिस्टिक्स उठा लीजिए। हम गवर्नमेंट थे, अगर इतना बड़ा कर्जा पाइलअप हो चुका था और IMF के साथ मामलात भी खराब थे तो नई हुकूमत में आना था ना। अगर उस वक्त 26 अरब डॉलर के ऊपर रिजर्व्स हम छोड़ के जा रहे हैं, जो कि आज 6 अरब डॉलर पे आ चुके हैं, तो ये पहले सोच लेना चाहिए था कि जी इमरान खान इतना बुरा है कि पाकिस्तान इतनी बुरी जगह छोड़ के जा रहा है। हम तो कह रहे थे, हमने मुस्तहकम कर दिया। दूसरी बात ये, आपने आने के 1 से 1.5 महीने के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी। आपको पता है इन्होंने 150 से 200 के जो करीब 50 रुपए बढ़ाए थे वो पहले महीने में बढ़ाए थे, फिर 250, यानी कि विद स्पैन ऑफ 2 महीने में पेट्रोल की प्राइसेस वापस आ चुकी थी। तो अब तक फिर मुल्क को अपने पांव पे खड़ा हो जाना चाहिए था ना आपको, फिर क्यों नहीं खड़ा कर पा रहे? और मजे की बात है, अगर उस वक्त हमारे दौर के ऊपर अपना जो ब्रेंट क्रूड है, इंटरनेशनल जो पेट्रोलियम कीमतें हैं वो $125 पे थी, तो आज $78 पे आ चुकी हैं। असूलन $45 इंटरनेशनली ब्रेंट क्रूड की प्राइस कम हो चुकी है। आपने कौन सा कम कर दिया? अब आवाम को देना शुरू कर दिया।
पॉइंट पेट्रोल से नहीं रिलेटेड। भाई साहब याद रखिएगा, ये कौमें कभी भी किसी एक कीमत की वजह से ऊपर नहीं, वो एक सोच से सिम से जाती होती हैं। 11 जमातों को जो लोग लीड कर रहे हैं, जो जिस किस्म के लोग लीड कर रहे हैं, उनका विजन है क्या? आप जरदारी साहब का विजन आप एक्सप्लेन कर दीजिए, आप शहबाज शरीफ का विजन एक्सप्लेन कर दीजिए। अब ये वजारत आला के हिसाब से बात हो रही है, हमजा की बात शुरू कर दी, यानी कि एक शख्स जो 2 महीने से लंदन में पार्टी कर रहा है, अचानक जब वज़ार आला की बात है तो उसको लंदन से बुला लेंगे। यानी कि ये पाकिस्तान में सिर्फ यहाँ पे पार्टी करने के लिए अपना, वो कहते हैं हुकूमत करने के लिए आते हैं, जब कभी खत्म बाहर चले जाते हैं। जिन नहीं, लोगों वो की डिबेट औलादें बड़ी बाहर, दूर जिन चली लोगों जाएगी, की बिकॉज दौलतें बाहर, आपके एक सेकंड भाई आपके साहब, उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से भी तो उस्मान आपकी अपनी बुज़दार पार्टी कौन के सी अंदर आपकी प्रॉपर्टीज काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऑब्जेक्शन था परवेज़ इलाही साहब के हवाले से, जो आप लोगों की पार्टी का मौक़िफ़ था, ज़ाहिर है वो दैट इज़ नाउ हिस्ट्री। मुझे ये बताएं कि कौमी असम्बली के अंदर जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक लेटर लिखा था, उसका जवाब आज स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने दिया, और उन्होंने कहा जी कि आपके सारे लोग जो हैं वो दे हैव टू अपीयर बिफोर द स्पीकर, और वन बाय वन सब ने आके ये इस बात को कहना है कि वो रिजिग्नेशन जो है वो किसी दबाव के बगैर वो कर रहे हैं। ये आपकी पार्टी 8 महीने में अगर आप लोग हर मेंबर एक दिन भी आता या हफ्ते में एक मेंबर को भेजते तो अभी तक ये प्रोसेस खत्म हो चुका हो। जज करना है कि हम गलत हैं या हमने कहीं कोई मुनाफिक की है या इसमें हम कोई डबल गेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, जिन 8 या 9 लोगों को, सॉरी 9 लोगों को इन्होंने फारिग किया था, डी-सीट किया था, और जहां इलेक्शन कराए थे वहां 130 भी कर लेते। आखिर ये बदनीयती जो उनकी तरफ से आई थी, ये जो सिलेक्टिविटी थी उनकी तरफ से, उसकी आने की वजह क्या थी? जब आपको ये लग रहा था कि वो 10 सीटें जहां पे 1000-1500 का मार्जिन है और जहां पे इनका स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मौजूद है, उन्होंने वो सीटों के ऊपर सिलेक्शन करके बाई इलेक्शन करवा दिया था, तो 130 भी कर लेते। तो अगर हमारी ये बदनीति है तो 10 सीटों पर इलेक्शन करने की वजह क्या थी? आप 130 कर देते, नंबर 1। नंबर 2, अब हमने खत लिख दिया, जिस दिन केपी और पंजाब की असेंबली टूट रही है उसके हफ्ते 10 दिन के बाद हम ये भी काम इनका शौक पूरा करके देख लेंगे। लेकिन मैं आपको याद करा दूं, जिस तरह ये कहते थे ना केपी और पंजाब असेंबली तोड़े, हम आपको इलेक्शन करा के दिखा देंगे, और आज ये बेईमान होकर कह रहे हैं कि अब हम असेंबली तोड़ने नहीं देंगे। जिस दिन ये 123 अरकान नेशनल कमरान जो कौमी असेंबली के मेंबरान है, ये असेंबली में जाएंगे अपने सीफ एक्सेप्ट कराने, उस दिन इन्होंने कोई नया ड्रामा लिख दिया। ये इनकी बातों को एक्चुअली ओन सब मसला ये है कि अब आप लोगों की जो इंटरनल ज़ाहिर है कि एक सोच होगी, दिस इज़ माय ओन एनालिसिस और परसेप्शन, कि इतनी पॉपुलैरिटी हो सकता है 8 महीने के बाद ना हो। इनको ये खतरा है कि जितनी पॉपुलैरिटी पीटीआई की आज या इलेक्शन करवाते हैं तो ये तो सारे के सारे फारग हो जाएंगे। तो दोनों जानिब लगता है ऐसे है कि पर्सनल जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है उसकी वजह से इस वक्त मुल्क जो है और अवाम को नुकसान हो रहा है। आप दोनों की हरदम या बैठें बात करें, कुछ तो आप लोग करें ना। आप लोग बात करने के लिए दोनों तैयार ही नहीं है एक दूसरे से। दो इशू, दो क्लैरिटी फिर दोबारा दे दें। पहले तो ये बताएं कि जब आप हमारी पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं, किसी चाहे तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी अगले 8 महीने पर वो उस वक्त हुआ था केपी के अंदर जिला मेमन किया था, वहां पे मेंबरान कौमी असेंबली फौत हो गए थे, वहां पे बाई इलेक्शन हुआ, हम वहां से जीतना शुरू हुए। जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा बाई इलेक्शन का जो मैंडेट इलेक्शन हुआ था वो था पंजाब असेंबली में 20 सीटों के ऊपर, वो हुआ 16 जुलाई को। 16 जुलाई से आज 22 दिसंबर तक इसको कम से कम आप मतलब 6 महीने कह सकते हैं। 6 महीने में पॉपुलैरिटी अगर उस वक्त बरकरार तो फिर आज बरकरार, तो अगले 8 महीने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी को कुछ नहीं होने लगा, वो तो हम बरकरार कर रहे हैं। हमारा इशू सिर्फ अवाम की इशू है कि क्या अगस्त में पाकिस्तान इसी तरह खड़ा रहेगा जिस तरह आज खड़ा है? आई डाउट इट। आप दर्जी मुर्शिदान से पूछे, हम तो चले ना बल्द है, किसी मुर्शिदान से पूछे क्या पाकिस्तान की ये सस्टेन कर सकता है अगले 8 महीने? आई डाउट इट, दिस वॉन्ट हैपन। दूसरी बात यह कि अगर आप कहते हैं कि बात करें, हम तो तैयार बैठे। हमने 26 नवंबर को फैसला किया था कि हम केपी और पंजाब की असेंबली तोड़ेंगे। 26 के बाद खान साहब ने मुशावरत की, करते करते आखिर उन्होंने ये कह दिया कि मैं 17 दिसंबर को ऐलान करूंगा। पॉइंट ये था कि अगर आप समझते हैं, ये इस वक्त की गवर्नमेंट समझती है कि इमरान खान तो बात कर लेते। हम 26 नवंबर से 17 दिसंबर तक इनका इंतजार ही करते रहे और ये मजाक उड़ाते कह रहे तोड़ के दिखाओ, तोड़ के दिखाओ। और जिस दिन तोड़ा और 17 को फिर ऐलान किया कि जी 22 को जाके जमा कराएंगे, जो कि कल बनती है। फिर उसके बाद ये जिद की जी आप डी नोटिफाई। तो इस जगह पे गवर्नमेंट का जो रवैया है वो आपको नजर आना चाहिए कि वो कितना कॉशियस और कितना एक संकीर्णी किस्म का रवैया चल रहा है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सेनेटर ओन अब्बास पप्पी साहब, मरकजी रहनुमा तहरीक इंसाफ के। नाज़रीन हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, अपनी पार्टी का जो मौक़िफ़ है इस वक्त मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर दे रहे थे। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।
हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुसन्निफ़ हैं। मौजूदा जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उसमें उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले ये बताएं कि पंजाब में जो इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है उसकी ज़िम्मेदारी किस पे आएगी, मरकज़ी हुकूमत के ऊपर या PTI वालों के ऊपर? देखिए, इसकी जिम्मेदारी तो अल्टीमेटली उन पे आती है जिन्होंने ये सारी सूरत हाल पैदा करने में फैसिलिटेटर का काम किया, और वो पीछे बैठ के अभी देख रहे हैं, वही फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आया उन्होंने इसी निज़ाम के साथ मुल्क को आगे चलाना है जिसकी वजह से मईशत तकरीबन बैठ गई है, या फिर इसमें से कोई फौरी तौर पे रास्ता निकालना है। और उससे बढ़ के फिर मैं समझता हूँ कि PTM की जमातों ने जिस तेज़ी का मुजाहरा किया था हुकूमत संभालने के लिए, अदम एतमाद के वोट को कामयाब बनाने के लिए, तो उससे भी जाहिर हुआ था कि इमरान खान की तो हुकूमत चल रही थी और पिछली मरतबा PMLN PPP दोनों ने एक दूसरे से वादे किए थे कि हम आपकी एक दूसरे की हुकूमत को गिराएंगे नहीं, लेकिन इनको इमरान खान की हुकूमत को गिराने की बड़ी जल्दी थी क्योंकि किसी ने इनको इशारा किया था, और ये बिला सोचे समझे इनको चूंकि इक़्तिदार में आने की जल्दी थी, एक लिहाज से माइन फील्ड में, बारूदी सुरंगों में इन्होंने एंट्री मारी, और इनको एहसास नहीं था कि यूक्रेन का तनाज़ा शुरू हो चुका था, रूस अपनी रूस जारियत का आगाज़ कर चुका था, और उसके साथ साथ दुनिया में फिर एनर्जी का क्राइसिस पैदा हुआ। उससे पहले रिसेशन चल रही थी, यानी कसाद बाजारी का और अफरात ज़र का सिलसिला चला हुआ था। तो अब इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि क्या करें, और इसके साथ अब अगर थोड़ी सी भी इनमें अकल होती, मैं समझता हूँ समझ बूझ होती, तो ये फिर जो कुछ इन्होंने पंजाब असम्बली में किया है या करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये ना करते, क्योंकि इसके ज़रिए ये वही मकसद हासिल कर रहे हैं जो कि इमरान खान बिल वास्ता तौर पे हासिल करना चाह रहे थे, और जो इनका हर कदम जो है इमरान खान के खिलाफ या उनके इर्द गिर्द जो हालात है उनके खिलाफ, वो इमरान खान ही के हक में जा रहा है। तो जिसको कहते हैं ना अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, तो इनका हर कदम जो है वो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस का नतीजा बन रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस गवर्नमेंट में आने के बाद जो कवानीन तब्दील किए गए, अब तोशा खाना के हवाले से भी बताया जाता है कि आसिफ अली जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और गिलानी साहब जो हैं उनके जो केसेस थे उनको अदालत ने कहा है जी कि ये हमारे प्रीव्यू में नहीं आते। और उससे पहले हमने देखा है कि जो केसेस ख़त्म हो रहे हैं, इमरान खान साहब कहते हैं कि ये एक बुनियादी वजह ये भी थी कि अपने केसेस जो हैं उनको ख़त्म करना भी इस हुकूमत का एक अहम जो है वो मकसद था। देखिए, वो तो सब पे जाहिर है, हमें इस पे तफसील में दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन असल किरदार के बारे में आम तौर पे फिर भी बहस नहीं हो रही है, और वो किरदार थे जिन्होंने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को गाइड किया, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के तहत करप्शन के केसेस बनाए, चाहे वो मुस्लिम लीग के दौर में थे, चाहे वो PTI के दौर में थे। कोई भी उनकी बात नहीं कर रहा है कि आखिर ये केसेस बनाए क्यों थे, इसका मकसद क्या था। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग था, अपोजिशन को दीवार के साथ लगाना था। तो जाहिर है उसमें कई सारे केसेस चूँकि सियासी तौर पे उनका सियासी मकसद था, लिहाजा उनमें जान कोई नहीं थी। लेकिन वो कहाँ गए, डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ 467 अरब के उन्होंने केसेस बनाए, शर्जील मेमन के खिलाफ कई अरब के केसेस बने, एहसन इकबाल साहब को भी उसमें उन्होंने रगड़ दिया, आहद चीमा और फवाद हसन फवाद, और इस तरह के और बहुत सारे केसेस, ख्वाजा साद रफ़ीक। तो ये तो उन लोगों से पूछना चाहिए कि केसेस आप लोगों ने बनाए थे तो साबित क्यों नहीं कर सके। जाहिर है जिसके खिलाफ केसेस बने होते हैं, हर मुल्ज़िम जो है वो तो जल्द अज जल्द उससे जान छुड़ाना चाहता है। तो इमरान खान साहब को कहते थे ना कि वो उनका नैब के साथ गठजोड़ है। इमरान खान का गठजोड़ नैब के साथ नहीं था। इमरान खान, मेरा अपना ख्याल है, बेवकूफ़ बन गए, किसी की बातों में आके नैब की हर बात का वो यकीन करते थे। हालांकि जो इदारा मुल्क में करप्शन के खात्मे का सबब खात्मे के लिए बना था
वो खुद करप्शन का गढ़ बन गया था। उसके अपने प्रोसिक्यूटर्स वो उन तमाम बड़े लोगों से पैसे ले रहे थे जिनके खिलाफ इन्होंने केसेस बनाए थे। क्योंकि आपको मालूम ही है, जहाँ पे अरबों रुपए के केसेस इन्वॉल्व हों, अरबों रुपए थे भी इन्वॉल्व, वो अलग बात है कि केसेस गलत बने थे। केसेस क्यों गलत बने थे कि जो प्रोसिक्यूटर्स को, जिनकी 2-3-4 लाख रुपए तनख्वाह होती है, अगर उनको आप यकमुश्त 1 साल की तनख्वाह इकट्ठी दे दें को उनका क्लाइंट जिसके खिलाफ उसने रेफरेंस बनाना है, और वो रेफरेंस को अगर गड़बड़ कर दे, उसमें एविडेंस शहादतें वो गलत डाल दे, डॉक्यूमेंटेशन गलत कर ले, तो जाहिर है वो केस किसी नतीजे पे मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता, और यही हुआ है ज्यादातर केसों में। दहशतगर्दी के हवाले से मरकज़ और जो सूबा केपी जो है आपस में आफ्टर दिस बनू एपिसोड, अब जिम्मेदारी किधर यानी हम डालेंगे? एक कहता है जी बॉर्डर को ये जो है उसकी जिम्मेदारी मरकज़ की है, मरकज़ कहता है खड़े होकर ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कौमी असम्बली के अंदर तकरीर की कि ये हुकूमत जो है केपी की, उनके चीफ मिनिस्टर लाहौर में कहीं घूम रहे हैं और उनका फोकस ही नहीं है सूबे के अंदर। देखिए, इसमें पाकिस्तान में झूठ और मुनाफकत का दौर दौरा है, और आपने देखा होगा कि ख्वाजा आसिफ ने तो असम्बली में 5-6 बजे के करीब कह दिया कि हाँ जी ऑपरेशन बन्नू में मिसाल के तौर पे ख़त्म हो गया, लेकिन वो ऑपरेशन उसके भी 16-17 घंटे के बाद कहीं जाके ख़त्म हो। सो उसमें बहुत सारे सवालात थे, उन्होंने उठाए भी, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की भी बात की, लेकिन उसका अफसोसनाक तरीन पहलू ये था कि वो इदारा यानी खैबर पख्तूनख्वा का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जो कि फौज के बाद दूसरा बेहतरीन परफॉर्मिंग इदारा था, उसको इन्होंने एकदम एक ही हल्ले में रगड़ दिया, ये कह के कि इनकी गफलत है। इनको मेरा ख्याल है पता नहीं था कि बन्नू कैंटोनमेंट में रिहायशी बिल्डिंग में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का दफ्तर था, उसके साथ फौज के ऑफिसर्स का मेस है, उसके साथ फिर हसास इदारों के दफातर मौजूद हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि और हाँ, उसमें जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है बज़ाहिर तो वो पुलिस के पास है, लेकिन उसकी बहैसियत मजमूई जिम्मेदारी दूसरे इदारों के पास है। उसमें इंटेलिजेंस के इदारे भी शामिल है, उसमें फौज भी शामिल है, उसमें रेंजर्स या FC भी शामिल है। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब ने एक सियासी मकसद के लिए ये एक स्टेटमेंट दिया, एक ऐसा स्टेटमेंट था जिसका कोई सर पैर नहीं है। उनको पता था और जानबूझ के मेरा ख्याल उन्होंने ये कहा कि जी खैबर पख्तूनख्वा का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट नाकाम हो गया है। ये तो उनसे भी पूछे जिन्होंने 2600-2500 किलोमीटर पे बाढ़ लगाई है। हमें बताया गया था कि अब दहशतगर्दी की कमर टूट चुकी है, कमर हम तोड़ चुके हैं और आइंदा यहाँ से कोई आ जा नहीं सकेगा। लेकिन वो बाढ़ जो इन्होंने बनाई थी पता नहीं कितने अरब रुपए लगा के, वो भी जगह जगह से पंक्चर हो गई है। गाड़ियाँ आती हैं, उसको ट्रक आते हैं, उसमें से गुजर जाते हैं। तो ये एक अफसोसनाक पहलू है कि हमारा हर मामले को सियासी रंग दे दिया जाता है। बिल्कुल सही। आखिरी सवाल करूंगा आप की प्रेजेंस का फ़ायदा उठाते हुए, बिकॉज इस रीजन की जितनी भी पॉलिटिक्स थी उसको आप कवर करते रहे बहुत करीब से। ये अफगानिस्तान की हुकूमत ने जो बच्चियों की आला तालीम यानी यूनिवर्सिटी की जो तालीम के ऊपर पाबंदी लगाई, और UN अमेरिकन वगैरह ज़ाहिर है उनके अपने भी इंटरेस्ट हैं, लेकिन उन्होंने भी इसको डिस्प्ले शो किया। हमारी फॉरेन ऑफिस ने भी इसके ऊपर अफगानिस्तान की हुकूमत को कहा है कि आप नज़रसानी करें। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, तालिबान अपने एक हॉल में बंद होते चले जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि आप हमें ख़वातीन या इंसानी हुकूक के हवाले से ना बताएं। तमाम मुल्कों को उन्होंने अमलन एक शटअप कॉल दे दी है, और उनका इस्तेदलाल ये है कि देखें ना जी, हमने कभी किसी यूरोपीय मुल्क को या अमेरिका को ये कहा है कि आपके यहाँ अखलाकियात का क्या मायार है। ये मतलब अफगान तालिबान की दलील है। हम ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ इत्तेफाक करें, लेकिन एक बात ज़रूर है कि इससे धचका पाकिस्तान को भी लगा है और दूसरे उन तमाम ममालिक को भी, चीन और रूस को भी, जो कि तालिबान के बहुत बड़े हामी थे, उनके साथ ताउन भी करते रहे, उनको फैसिलिटेट भी करते रहे। लेकिन अफगान तालिबान ने अमलन ये साबित किया है कि जो नज़रियात लेके वो 1995 में अफगानिस्तान पे काबिज हुए थे, बुनियादी तौर पे वो नज़रिया अभी भी कायम है, उसी पे वो कायम और दायम है। इम्तियाज़ गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर सहाफ़ी नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। इम्तियाज़ गुल साहब, प्रोग्राम से वहीद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।